ये जो मेन चिकित्सा है, आवरण की जो मेन चिकित्सा है वो एक शब्द में हमने बोल दिए, पर वो स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से जाने के लिए तुमको और भी चिकित्सा करनी पड़ती है। उसका हम आगे उसका वर्णन करेंगे। चलो पढ़ो 217 नंबर का श्लोक। स्थानानि आवेक्षवातानां वृद्धिहानिच कर्मणां द्वादश आवरणानि अन्य अभिलक्ष्य विसर्जितं कुर्याद अभ्यञ्जन स्नेहपान बस्ति आदि सर्वशं क्रमम् उष्णम अनुष्णम वा व्यत्यासाद अवचार्येत। वायु के स्थान तथा उनके स्वाभाविक कर्म की हानि तथा वृद्धि का समुचित विचार करके एवं वायु के कहे गए 12 अन्य आवरणों का भी विचार करके वाक्य आवरण की अभ्यंग स्नेहपान बस्ती आदि के प्रयोग की चिकित्सा करनी चाहिए। वाक्य आवरण की चिकित्सा में उष्ण उपचार तथा शीत उपचार व्यत्यास बारी बारी विधि से करना चाहिए, अर्थात पहले उष्ण अभ्यंग स्नेहपान आदि का प्रयोग तथा पुनः शीतल अभ्यंग स्नेहपान आदि का प्रयोग, तत्पश्चात पुनः उष्ण अभ्यंग व स्नेहपान आदि का प्रयोग, पुनः शीतल अभ्यंग व शीतल स्नेहपान आदि का प्रयोग करना चाहिए। इसी उपचार क्रम को बार बार दोहराना चाहिए। क्या बोल रहा है वो? क्रम उष्णम अनुष्णम व व्यत्यासाद अवचार्येत। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आवरण की चिकित्सा में। यानी कि एक ही चिकित्सा नहीं करनी, बस भाई उष्ण चिकित्सा कर रहे हो तुम। अब रक्तावृत्त वात है, रक्तगत वात है, तो उसमें भाई साहब तुम्हें उष्ण भी, पहले उष्ण चिकित्सा करनी है, बाद में शीत चिकित्सा करनी है। ऐसे वो चक्रपाणी की टीका में भी बोल रही है। और ये इंपॉर्टेंट बोल रही है कि वायु के स्थान एवं स्वाभाविक कर्मों की हानि या वृद्धि देखकर, अब वात कर्म का क्षय हुआ है, ट्रीटमेंट क्या दोगे कुमरे? वात कर्म का क्षय हुआ है, इसमें शीत चिकित्सा करोगे या उष्ण चिकित्सा करोगे? शीत चिकित्सा डॉक्टर। हाँ देखो, ये बढ़िया है कि भाई शीत चिकित्सा तुमको करनी है। अब और एक ये होता है कि धातु का इतना पाक है, जैसे पक्षाघात में होता है, धातु का इतना पाक है कि वात की वहाँ पर देवर पर दिख नहीं रही। मेन धातु का वात वृद्धि का या वात क्षय का रीजन क्या है? धातु का क्षय। तो चिकित्सा किसकी करोगे? धातु वृद्धि। हाँ, धातु वृद्धि की चिकित्सा करोगे, क्योंकि धातु क्षय से वात की वृद्धि होती है कि नहीं। अब धातु का क्षय इतना है कि भाई वात वृद्धि दिख नहीं रही, ये भी एक संप्राप्ति हो सकती है, जैसे पक्षाघात में होती है। भाई उसको तुमको धातु वृद्धि की चिकित्सा करनी है, मधुर मधुर उष्ण ऐसी चिकित्सा आपको करनी है वात वृद्धि के लिए। ऐसे वो बोल रहे कि वायु के स्थान के अकॉर्डिंगली, भाई सब हाथ में है तुम्हारा वात, या फिर पेट में है, उर स्थान में है, शाखागत है, कहाँ पर है, उसके स्थान और स्वाभाविक कर्म की हानि या वृद्धि, वो बोल रहे, यही बता रहा था मैं कि भाई वात के कर्म की वृद्धि या हानि को जानकर भाई साहब चिकित्सा करनी चाहिए। के ऊपर आते हैं, अपन आवरण का एंड कर रहे थे। अब क्या बोल रहे हैं? वायु के स्थान के अकॉर्डिंगली 217 नंबर का श्लोक पे वो बोल रहे हैं वायु के स्थान तथा उनके स्वाभाविक कर्म की हानि या वृद्धि का समुचित विचार करके वायु में कहे गए 12 अन्य आवरण का भी विचार करके वात के आवरण में क्या बोल रहा है? पहले मैंने जो बताया था वो आवरण के जो ये बताए थे उन्होंने कि इरेचन करवाना है, अगु भोजन देना है, संग्रहण करना है, ऐसे जो अलग अलग स्पेशल वन लाइन में जो चिकित्सा बोली थी उसको छोड़ कर और क्या चिकित्सा करने, वो बोल रहे हैं भाई सब तुम अभ्यंग कर सकते हो, स्नेहपान भी करवाना है तुम्हें, बस्ती आदि उपयोग भी कराने हैं, जो वात के मैंने जो उपयोग बोले हैं वो सब कुछ करवाना है, सब कुछ चिकित्सा करवानी है आवरण की। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने संग्रहण बोला तुम और कुछ अभ्यंग कर रहे नहीं, पेशेंट को करना है। ऐसे अगले श्लोक में उन्होंने ये करके बोल दिया है कि वात के आवरण की चिकित्सा में। हाँ, और एक बोल रहे हैं कि वात के आवरण अगर तुम्हें लग रहा है तो शीत उष्ण चिकित्सा करनी चाहिए, यानी पहले उष्ण उपचार किया बाद में शीत उपचार किया, ऐसे बोल रहे हो। अब वात का आवरण है, तुमने पहले सोच लिया कि भाई साहब पहले रुक्षण चिकित्सा करी, रुक्ष उष्ण चिकित्सा करी, रुक्ष उष्ण चिकित्सा से धातु का क्षय हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, फिर तुमने शीतल अभ्यंग दिए जो कि धातु की वृद्धि करते हैं, ऐसा भी तुम सोच सकते हो। और क्या बोल रहे हो? हाँ, स्नेहपान आदि के पश्चात यानी कि उष्ण शीतल चिकित्सा ऐसे कंटिन्यू करनी चाहिए, इस बार क्रम को बार बार दोहराना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो। अब चक्रपाणी क्या बोल रहे हो उसके अनुसार वो बोल रहे हैं अब अनुक्त आवरण का ज्ञान का उपाय कह रहे हैं। अब भाई मैंने जो आवरण तुम्हें बताए नहीं, अब तुम कैसे डायग्नोस करोगे भाई आवरण कैसे क्या समझा पाओगे, तुम दूसरों को कैसे समझा पाओगे?
वायु की स्वाभाविक कर्म की वृद्धि या हानि की पहले व्याख्या हमने कर दी है, उसके अनुसार स्थान के अनुसार और बोल रहे स्थानगत विकारों की वात की विकृति को जानना चाहिए। यानी कि उर स्थान में वात की विकृति है क्या, उदर के अंदर वात की विकृति है, पैर के अंदर है, हाथ के अंदर है, सिर के अंदर है, उस वात की विकृति के अनुसार तुमको चिकित्सा चेंज करनी चाहिए। इससे कौन बोल रहे हैं? चक्रपाणी जी बोल रहे हैं। उष्ण उपचार और शीतल उपचार का यह जो क्रम कहा गया है उसके विषय में यह तथ्य धातव्य है कि यद्यपि वात विकारों में उष्ण उपचार ही करना चाहिए, तथापि स्थान के अनुसार, अब स्थान क्या बोल रहे हैं, रक्त आदि द्रव्यों में प्रकोपित वात के कारण अगर रक्तगत वात तुम्हें लग रहा है, जैसे मैंने पहले बताया, तो तुम उसमें शीतल उपचार भी तुमको करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। या रक्त दूष्य है, तुमको उसमें शीतल उपचार करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं प्रकोपित वात के कारण उष्ण और शीतल उपचार का विपरीत क्रम अपनाना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। रक्त आदि दूष्य बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। 219 ये पीजी में पूछ लेते, सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है अगले वाला। 10+ यम कर दो उसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोलो। उदानं योजयेत ऊर्ध्वम् अपानं च अनुलोमयेत् समानं शमयेत् च एव त्रिधा व्यानं तु योजयेत् प्राणो रक्षश्चतुर्भ्यो अपि प्राणैः स्थितिर्ध्रुवा स्वस्थानं गमयेत् एव वृत्तान एतान् विमार्गगान्। उदान वायु के विकृत हो जाने पर उसे यथोचित उपचार विधि के ऊपर लावे। अपान वायु की विकृति में अनुलोमन करने वाले अन्नपान एवं औषधियों से उसका अनुलोमन करे। समान वायु की विकृति में संशमन की शक्ति शांत करे। व्यान वायु के प्रकोपित होने पर वायु में उदान, अपान, व्यान और समान वायु से प्राण वायु की रक्षा करनी चाहिए। प्राण वायु के अपने स्वाभाविक स्थान पर रहने से शरीर की स्थिति यथोचित रूप से स्थिर रहती है। इस प्रकार यदि ये वायु अपने स्थान में विमार्ग गमन में चले गए तो अथवा दोषों से आवृत हो तो उन्हें अपने अपने स्वाभाविक स्थानों पर ले जाना चाहिए। हाँ, अब क्या बोल रहे वो? उदान की चिकित्सा क्या है? ऊर्ध्व भाग में लाना, ऐसे वो बोल रहे हैं। यानी कि प्रकृति स्थापन करना, ऐसे वो बोल रहे हैं। यानी कि उदान के कोई भी विकार हो तुम उसमें वमन चिकित्सा करवा सकते हो, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है। चक्रपाणी जी वही बोल रहे हैं कि जो विकृत हुए वायु है उनके स्वस्थान में लाना, प्रकृति स्थापन करना, यही चिकित्सा बोल रहे हैं। वायुओं का यह कथन अपने मार्ग में स्थापित करना जैसा है जैसे वमन आदि क्रिया के योग विधि से कही गई है, करनी चाहिए। अपान का तो पता है कि भाई अपान की गति अधोगति होती है, इसलिए उसको अनुलोमन चिकित्सा करो। अपान का कोई भी व्याधि हो तुमको अनुलोमन चिकित्सा करनी ही करनी है, तो अपान की मैक्सिमम डिसीजेस ठीक हो जाते हैं। समानम शमयेत, इस वचन से तात्पर्य कि समान वायु को शरीर के मध्य भाग में स्थापित करना चाहिए, ऐसे वो बोल रहे हैं। त्रिधा व्यानम तो योजियत, यानी कि वायु को ऊर्ध्व भाग में भी स्थित करो, मध्य भाग में भी स्थित करो और अधोमार्ग में भी स्थित करो। क्या कि वायु व्यान वायु का स्थान सर्व शरीर बताए ना, इसलिए वो बोल रहे कि व्यान वायु को ऊर्ध्व, मध्य और अधो भाग में स्थापित करो। यानी कि तुम व्यान वायु के अगर कोई भी प्रकोप होता है, व्यान वायु का कोई भी डिसीज हो, तो उसमें तुमको वमन, विरेचन और शमन चिकित्सा तीनों की तीनों करनी पड़ती, ऐसा उनको कहने का तात्पर्य है। प्राणोरक्ष अर्थात प्राण वायु को अपने स्थान पर ही रखना चाहिए, यानी कि उसका रक्षण करना चाहिए। यानी कि अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है तो उसको पानी डालो उसके ऊपर, उत्तेजना करो, उससे बातें करो, उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करो, उत्तेजना दो, वेस्टर्न करो, त्रासन दो उसको चिकित्सा। ऐसे भाई प्राण को जगाए रखने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए, उसको कॉन्शियस रखने के लिए तुम प्रयत्नरत हो जाओ, ऐसे बोल रहे हो। वायु अपने स्थान पे लाना है। हाँ, कैसे न कैसे। वो बोल रहे चतुर्थ्यो, इस वचन से अभिप्राय है कि प्राण वायु को अन्य उदान आदि वायु से अत्यधिक रूप से रक्षा करनी चाहिए। ऐसे प्राण वायु सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राण किस लिए प्राण की रक्षा करने के लिए कहा गया है, ऐसे चक्रपाणी को क्वेश्चन आया। इसके समाधान में ग्रंथकार ने बोला स्थाने तु अस्य स्थितिं ध्रुवम, अर्थात प्राण वायु अगर अपने स्वाभाविक रूप में अगर समुचित रूप से रहता है तो जीवित रूपी जो शरीर है वो रहता है। जीवन चलाना भाई सब प्राण वायु के ऊपर है। प्राण वायु तुम्हारा ठीक होना ही होना है। प्राण वायु का मतलब क्या है? जो प्राण दे रहा है,
कहाँ पर भी डीजनरेशन हो रहा है तुमको भाई साहब प्राणवायु की तरफ देखो। डीजनरेशन मतलब वो उसका क्षय हो रहा है, इसका मतलब प्राणवायु का जो जीवन कर्म है वो जीवन कर्म हो रहा है, यानी तुमको वहाँ पर जीवन कर्म कराना है। अगर तुम इसे इस तरह से विचार करोगे तो प्राणवायु का इतना बड़ा कंसेप्ट तुमको देखेगा, नहीं तुम प्राणवायु की तरफ कभी देखोगे नहीं। इसलिए उन्होंने वात व्याधि के इधर उन्होंने बोला कि नस्य भी तुमको करना चाहिए। मैंने पिछले भी बता दें कि वात व्याधि के सामान्य चिकित्सा में भी उन्होंने नस्य का वर्णन किया हुआ है। ऐसा प्राणवायु का जीवन कार्य है वो नस्य की वजह से बढ़ जाएगा, शिरोधारा हो गई, स्नेहा, इससे प्राणवायु का क्या हो जाएगा, जीवन कार्य बढ़ जाए, इसलिए पूरे शरीर के अंदर जीवन कार्य बढ़ जाएगा। ऐसा होता है। वायु बोला सब। हाँ वही तो। मींस इसके जो तुमने बताया इसका अर्थ यही हुआ ना कि वायु पर उसको कैसे ना कैसे अपने स्थान पे वापस। हाँ अपने स्थान पे। चलो आगे बढ़ो कुमरे। कप और पित्ता और हाँ उच्चादाहो भ्रमशूलं विदहं शीतकामिता छर्दनं च विदग्धस्य प्राणे पित्त समावृत्ति। पित्तावृत्त प्राणवायु दोष से आवृत्त हो गए तो मूर्छा, दाह, भ्रम, शूल, आहार का विदग्ध पाक होना, शीतल स्थान में रहने की तथा शीतल वस्त्र धारण करने की इच्छा होना एवं खाए हुए विदग्ध अन्न का वमन हो जाना, ये सभी लक्षण पित्त से आवृत्त वायु के हैं। क्या बोल रहे वो, पित्तावृत्त प्राणवायु के लक्षण बता रहे हो। एक सेकंड, अब देखो प्राणवायु का अगर तुम स्थान देखो, क्या बोले उन्होंने, मूर्धा, उर, कंठ, जिह्वा, अस्य, नासिका। ऐसा मूर्धा उन्होंने सबसे पहले बोला है जो कि हेड का रीजन है। अगर ऐसे इमेजिन करो तुम्हारे ब्रेन के अंदर ही समझ लो, अब हेड के अंदर क्या है, ब्रेन ही तो है। ब्रेन के अंदर अगर पित्त की कोई भी संप्राप्ति होती है, पित्त अगर आवृत्त करता है प्राणवायु को, यानी प्राणवायु के कार्य में किसने डाली बाधा कुमरे, पित्त ने डाल दी। यानी कि तुम ऐसा इमेजिन करो, अगर छर्दन विदग्ध से हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ये पित्त ओमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है, उसकी वजह से ये ओमिटिंग हो रही है। इसलिए क्रोनिक छर्दे के अंदर तुमको प्राणवायु की भी चिकित्सा करनी चाहिए, नस्य करनी चाहिए, संतर्पण करना चाहिए। अगर छर्दन विदग्ध से अगर तुम्हें लग रहा है पित्तावृत्त प्राणवायु की वजह से छर्दी अगर हो रही है कि नहीं, तो उसके अंदर तुम्हें पित्तावृत्त प्राणवायु की चिकित्सा करनी चाहिए। और क्या बोल रहे पित्तावृत्त प्राणवायु में, देखो ब्रेन के अंदर अगर तुम्हारे पित्त के उष्ण तीक्ष्ण आदि गुण अगर गए तो वो क्षय करेगा और ऑब्वियसली पेशेंट को मूर्छा हो जाएगी, दाह हो जाएगा, क्षीरोदाह, भ्रम, सबसे इम्पोर्टेंट है भ्रम। भ्रम में अपन पित्त सामूहिक चिकित्सा देते ही देते हैं। और वो बोलता है शूल भी बोला उन्होंने, शूल विदाह शीतकामिता। पेशेंट बोल रहा है मेरे हेड के ऊपर ऐसे शीतल वस्त्र धारण करने की इच्छा होती है, ठंडा पानी ऊपर से डालने की इच्छा होती है, ऐसा पेशेंट बोलता है पित्तावृत्त प्राणवायु में। तो तुम्हें बस पित्त की चिकित्सा करना चाहिए, खत्म करो। हाँ मूर्छा फिर इम्पोर्टेंट है। अगर कुम्भरे पेशेंट को मूर्छा आ रही है, तुम पित्तावृत्त प्राणवायु की चिकित्सा करो, यानी इम्पोर्टेंट है पित्त की चिकित्सा करनी है। अब कोई पेशेंट मूर्छा आ गए, अनकॉन्शियस हो गए, पैरालिसिस का पेशेंट, आईसीयू में पेशेंट है, तुम उसको तेल का लेपन करोगे या घृत का लेपन करोगे कुम्भरे? घृत का लेपन करोगे, क्योंकि भाई पित्तावृत्त प्राणवायु बोला, यानी मूर्छा में भी बिकॉज ऑफ द अगर पित्त की वजह से होगी, है कि नहीं। दाह है पेशेंट को, भ्रम है, शूल है, विदा है, शीतकामिता है, उसका हेड थोड़ा सा अगर तुमको गर्म लग रहा है, पित्त के अगर तुम्हें कोई भी लक्षण लग रहे हैं उनके शीर के ऊपर, प्राणवायु को जो स्थान बताया उन्होंने, कौन कौन से स्थान बताया उन्होंने, मुर्दा है, उर है, कंठ है, आस्य है, नासिका है, ऐसे जितने भी स्थान बताए, अगर वो तुमको गर्म या उष्ण लगते हैं तो भाई पित्तावृत्त प्राणवायु समझ के पित्त की चिकित्सा करो। मूर्छा के अंदर भी तुम्हें पित्त की चिकित्सा करनी ही करनी है। आगे बढ़ लो। उद्गारानि श्वास उच्चवास संग्रह प्राणे कप आवृते रूपानि अरुचिस चर्दिर एवं च। यदि प्राणवायु कप से आवृत हो जाए तो बार बार स्टीवन की प्रवृत्ति, शौच, उद्गार तथा श्वास प्रश्वास में अवरोध होना, भोजन में अरुचि, वमन होना, ये सब कफ से आवृत प्राणवायु के लक्षण होते हैं।
बस तुम फिर से इधर आ जाओ, ये ब्रेन के बारे में ये बात कर रहे थे। और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है कि नहीं, मेडुला ऑब्लांगेटा में वैसा उसमें अगर कुछ कप का आवरण हो गया, ऐसा तुम इमेजिन कर सकते हो, तो भाई उसमें उच्च श्वास और निश्वास का संग्रह हो सकता है। यानी भाई सांस लेने की दिक्कत हो सकती है उनको। वो और एक डिसीज बोल रहा है कि भाई साहब अगर प्राणवायु से अगर ये कप आवृत होगा, स्टीवन बार बार थूकने की इच्छा होगी। शिव तो बोल रहे छींक ज़्यादा आएगी, जैसे कोरोना के अंदर आ रही थी, पेशेंट को ज़्यादा छींकें आ रही थी, तो कुछ नहीं था, प्राण और कपावृत्त प्राण था, वो कपावृत्त प्राण था, सिंपल था उसको। आगे बोल रहे हैं उद्गार भी आएगा उसको। और ये तो बोल ही दिया, निश्वास उच्च श्वास संग्रह कप का आवरण हो गया है प्राणवायु के ऊपर, तो ऑब्वियसली नासिका है, नासिका के अंदर उन्होंने कप का आवरण बोला तो श्वास तो लगी जाएगा, पेशेंट को संग्रह हो जाएगा। कंठ में है, उरस्थान में है, तो ऑब्वियसली श्वास तो लग ही जाएगा। ऐसा अगर तुमको उच्च श्वास और निश्वास का अगर संग्रह अगर है, वैसा तुम कपावृत्त प्राणवायु की चिकित्सा वहाँ पर करनी चाहिए। तीक्ष्ण तेल का नस्य तुम यहाँ पर दे सकते हो, वचा तेल का नस्य दे सकते हो तुम। ऐसे तेल है, कफ का भी नाश करेगा और प्राणवायु को भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि तेल ही है। और वचा है, कटुकट उष्ण है, वो भी रुक्षण करेगी। और क्या बोल रहे हैं, अरुचि और छर्दी, कफ को बाहर निकाले की छर्दी जो है, और अरुचि जो है वो स्वाभाविक जो है वो तो आ ही जाएगी। आगे बढ़ लो, उदान का भी पढ़ लो। मूर्छा आद्यंत रूपाणी ताहो नाभि उरसक्लम ओजो भ्रंशश्च सादश्च अपि उदाने पित्त समृद्धि। यदि उदान वायु पित्त से आवृत हो जाए तो मूर्छा आदि लक्षण, दाह, नाभि तथा उर प्रदेश में क्रम, ओज नाश और शरीर में अवसाद ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सिंपल उन्होंने बोला है कि भाई उदान वायु की जो स्थान है उसके ऊपर अगर पित्त अटैक कर देता है, उरस्थानम उदानस्य नासा नाभि गलश्चरित, अगर ऐसा है तो ये पित्त क्या कर देगा, उरस्थान में क्या रहता है, हृदय रहता है ना कुमरे, हृदय के अंदर क्या रहता है, ओज रहता है, तो फिर हृदय के ऊपर आघात करके ओज का भ्रंश कर देगा और हृदय का आघात कर देगा। ये पित्त उष्ण तीक्ष्णादि गुण के कारण तो मूर्छा आ ही जाएगी पेशेंट को। इसलिए वो बोल रहा है कि भाई उदान आवृत्त में, हाँ पित्तावृत्त उदान में मूर्छा आ सकती है, दाह भी हो जाएगा उसके, नाभि उर में ना ये हो जाएगा, दाह हो जाएगा, और क्लम भी आएगा, उसको थकावट आएगी, पित्त इतना क्षय कर देगा हृदय के अंदर। अगर पित्त आवृत्त हो गया क्लम तो आ ही जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, पेशेंट बोलेगा। अब जैसा हार्ट डिसीज का पेशेंट होता है, वो बोलता है कुछ काम भी नहीं करता, थोड़ा भी चल लेता है तो वो थक जाता है, यही तो क्लम है, बिना काम करे भी थकावट की अनुभूति हो जाना। और वो जो भ्रंश का मैंने बोल दिया कि उरस्थान में हृदय है, हृदय के अंदर ओज है, ये पित्त क्या करेगा, हृदय के अंदर का ओज को उष्ण तीक्ष्णादि गुण के कारण क्षय करेगा, यही है पित्तावृत्त उदान। चलो आगे पढ़ लो, कपावृत्त। आवृत्ते श्लेष्मणे उदाने वैवर्ण्य वाक् स्वरग्रह दौर्बल्य गुरुगात्रत्वम अरुचिष्ट उदायते। उदान वायु के कफ से आवृत्त हो जाने पर शरीर की वर्णवे विकृति, वाणी और स्वर का अवरोध, दुर्बलता, शरीर गौरव तथा भोजन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। क्या बोल रहे वो, उदान वायु को अगर कफ ने आवृत्त कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले आएगा वैवर्ण्य। देखो तुम्हारे लंग्स के अंदर अगर पूरा कफ अगर पड़ा हुआ है, कफ का जो स्निग्ध गुण है, शीतल गुण के कारण, पिच्चल गुण के कारण ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन सेल्स को इजीली होगा नहीं, सेल्स का ऑक्सीजनेशन होगा नहीं, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं सेल्स को, तो सेल्स का हाइपोपरफ्यूजन होगा और पेशेंट को साइनोसिस डेवलप होगा। अगर ऐसा साइनोसिस डेवलप हो रहा है तो भाई साहब तुम समझ लो भाई साहब ये कपावृत्त तो उदान के तो नहीं है, एक ही नहीं, उदान के क्षेत्र में कफ तो नहीं है यार, हृदय को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उदान के ही क्षेत्र में आता है, हृदय और फुफ्फुस दोनों उदान के क्षेत्र में आते हैं। पेशेंट को वैवर्ण्य सबसे पहले बताओ ना, अपन बोल देते कि भाई साइनसिस के बारे में अपने यहाँ पर इतने डिटेल में
साइनसिस के बारे में अपने यहाँ पर इतने डिटेल में क्यों नहीं बताया गया, बताया है, वो बस ढूंढना पड़ता है अपने को, ठीक है। कफावृत्त उदान में सबसे पहले लक्षण उन्होंने बोला वैवर्ण, बाद में बोल रहे उरस्थान उदानस्य आशा नाभि अलाश्चर्य, गल के अंदर भी अगर कप का पूरा आवरण हो गया तो ऑब्वियसली वाक स्वर ग्रह यानी कि पेशेंट को बोलती नहीं आएगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्थानिक संप्राप्ति मिल रही है कि गले के अंदर भाई साहब कब इतना अटका पड़ा है कि भाई साहब वाक और उसका स्वर का ग्रह हो गया है, निकल ही नहीं रहा, तो उसका अपन कवल गंडूज दे सकते हैं स्थानिक के लिए। उर स्थान में अगर ऐसा वैवर्णता आ रही है या वृत्तवाद के लक्षण है, वैवर्णता आ रही, तुम उसको श्लेष्मा समझ के, ढंग के साउंड समझ के तुम उसको डेपन चिकित्सा भी दे सकते हो। छाती के ऊपर पूरा वचा चूर्ण का उष्ण लेप लगाया, अगरू का लेप लगाया करके, ऐसा करते हैं आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट के। अगर लंग्स में प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा बढ़ गया, पूरे लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा कप पड़ा हुआ है, तो उसमें भाई साहब ये उष्ण जो द्रव्य है, द्रव शोषक जो द्रव्य है, रस सिंदूर हो गए, सूचशेखर हो गए, पंचसूत्र रस हो गया, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए देते हैं। और क्या बोल रहे हैं, ऑब्वियसली दौर्बल्यता आएगा क्योंकि कप का पूरा संचय, तो श्वास के पेशेंट अगर तुम देख लोगे तो गुरु गात्रो तुम अरुचि चुप हो जाते, पूरे कप के लक्षण दिखेंगे। आगे पढ़ लो ये, और अपन इसको भी बोल सकते एक कफावृत्त उदान को, ये गुरु गात्रत्वम अरुचि और दौर्बल्य से आप हाइपोथायरॉइडिज्म से कंपेयर कर सकते हो। प्योरली कफावृत्त उदान, इसके ऊपर वो काय चिकित्सा ब्लॉग स्पॉट के ऊपर इसके केस भी डिस्कस किए। हाइपोथायरॉइडिज्म 100% यानी कि तुम कंपेयर कर सकते हो इससे, किससे, हाइपोथायरॉइडिज्म से, क्योंकि हाइपोथायरॉइडिज्म की पेशेंट की आवाज़ भी बैठ जाती है, वैवर्णता आ जाती है, थोड़ा सा कृष्ण वर्ण का हो जाता है पेशेंट, कमजोरी तो रहती है। गुरु गातो तो पूरे उसका वेट गेन हो जाता है, इसलिए पूरा शरीर भारी भारी हो जाता है और उचित चुप जाते, इसलिए कफावृत्त उदान की तुम चिकित्सा कर सकते हो हाइपोथायरॉइडिज्म में। काय चिकित्सा ब्लॉग स्पॉट जो ऑनलाइन मिलता है उनकी केस है कफावृत्त उदान 100 यानी कि कंपेयर करते हुए हाइपोथायरॉइडिज्म से, ये लिख लो उदान उदान। चलो आगे बढ़ लो। अतिस्वेद कृष्णदाह मूर्छा च अरुचि च अरुचि एव च पित्तावृत्ते समाने स्यात् उपघात तथा उष्मना। यदि समान वायु पित्त से आवृत्त हो जाती है तो शरीर में पसीना अधिक निकलना, प्यास अधिक हो जाती है, शरीर में दाह होता है, मूर्छा होती है, भोजन में अरुचि तथा उष्मा का उपघात हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला मूर्छा। मूर्छा कहाँ पर देखी अपन ने, कुमरे बता। पित्तावृत प्राण और कफावृत दोनों में, पित्तावृत उदान में भी, पित्तावृत्त उदान में भी देखी, पित्तावृत्त प्राण में भी देखी, और इसमें तीसरा समान पित्तावृत्त समान, पित्तावृत्त समान, तीनों में ऐसा कभी कभी पूछ लेते हैं, ऑप्शन देंगे आपको 4-5 ऑप्शन देंगे पीजी के क्वेश्चन में और बोलेंगे भाई मूर्छा ये जो नीचे के जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से किस किस में मिलती है, तो ये ध्यान में रख लो। पित्तावृत्त का मैंने तो बोल दिया, पित्त अगर प्राण से पित्त में ही मिलती है, एक तो इतना तो ध्यान में रख लो। फिर एक बार प्राण का आवृत्त कर दिया, एक बार उदान का आवृत्त कर दिया और एक बार समान का आवृत्त कर दिया, तीनों में मूर्छा मिल रही है। वैवर्णता रक्तगत वात में मिलती थी और कफावृत्त उदान में मिल रही थी वैवर्णता, ये भी तुम लिख लो। पर रक्तगत वात की वैवर्णता अलग दिखेगी, कफावृत्त उदान की वैवर्णता अलग दिखेगी, एसोसिएटेड सिम्टम से और उसके स्थान के हिसाब से तुम थोड़ी सी डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब क्या बोल रहे हो, समान आवृत्त पित्त से अति स्वेद आ जाएगा। मे बी ये भी ऐसा होता कि जो अपना समान वायु है वो भी उष्ण है, क्योंकि वो अग्नि के समीप रहता है, तो समान वायु भी उष्ण है। जब समान वायु की उष्णता पित्त की उष्णता से और इंक्रीज हो जाती है तो उस टाइम अति स्वेदन होता होगा, ऐसा आप समझ सकते हो। अति स्वेद होता होगा, तृष्णा भी लगती होगी पेशेंट को, पेट में तो दाह होगा। और मूर्छा का एक बार अपन इसके ऊपर सोचेंगे, मूर्छा क्यों हो रही है करके।
अरुचि तो होगी, क्योंकि जो समान वायु है वही मेन अग्नि को स्टिमुलेट करता है, तो अरुचि होगी। और नीचे उन्होंने बोला कि अग्नि की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है कि खुद अग्नि ही अग्नि का उपघात कर दी थी। यानी कि पेशेंट के पेट में इतनी जलन होगी, इतनी अलन होगी, पेशेंट को इतनी इंटेंस भूख लगी पर खाना खाने का मन नहीं होगा, ऐसी कंडीशन हो सकती है मे बी। इसलिए उन्होंने ये बोला है कि उपघात तथैव उष्मना, यानी खुद की जठराग्नि ही खुद की अग्नि को मार देती है, ऐसा चक्रपाणी जी बोल रहे हैं। अग्नि की उत्तेजना के अभाव से अग्नि जठराग्नि का उपघात हो जाना, क्षीण हो जाना, यानी कि अग्नि की तीव्रता से ही अग्नि क्षीण हो जाती है, ऐसा एक अलग सिम्टम उन्होंने पित्तावृत्त समान अवृत्त पित्त में बताए हैं। इससे इसको तुम हाइपरटेंशन से कंपेयर कर सकते हो, ये लिख लो। हाइपरटेंशन में आता है ना, ज़्यादा बीपी बढ़ जाती है तो पेशेंट को कैसे ज़्यादा पसीना निकलता है, पसीना निकलने के बाद पेशेंट को मूर्छा भी आ जाती है, नीचे गिर के अनकॉन्शियस भी हो जाता है पेशेंट, और उसमें अरुचि भी होती है, एनोरेक्सिया भी होती है। मे बी इसको आप हाइपरटेंशन से कंपेयर करके तुम समान आवृत्त पित्त की चिकित्सा तुम कर सकते हो हाइपरटेंशन में, ऐसा मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं, 2 to 6 पढ़ लो। कपावृत्त समान अस्विदो वन्यमान्यं च लोमहर्षस्तथैव च कपावृत्ते समाने यात गात्राणां तत्शीतता। समान वायु से कप से आवृत्त हो जाने पर शरीर से पसीना नहीं निकलता, जठराग्नि मंद हो जाती है, शरीर में रोमांच होता है तथा शरीर में अधिक चिंता हो जाती है। ये सब लक्षण कप से आवृत्त समान वायु से होते हैं। क्या बोल रहा है वो? अब तुम ऐसा बोल सकते हो, समान वायु में भी श्वेत को रेगुलेट करता होगा। अगर समान वायु के कब से अगर आवृत्त हो गया तो मेनली अग्नि की क्रिया होगी नहीं, जो कि श्वेत के ऊपर क्रिया होगी नहीं, और पूरे जो स्रोत से वो आवृत्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बोला है कि भाई अस्वेदो वन्यमाद्यच। लोम हर्ष का थोड़ा सोचना पड़ेगा कि लोम हर्ष इन्होंने क्यों बताया भाई साहब। मे बी कफ के कारण इतना स्तंभ होता होगा कि उसकी वजह से लोम हर्ष होता होगा, ऐसा अपन सोच सकते हो। और वो बोल रहा है पूरे गात्र में अति शीतता आ जाएगी। देखो मेन जठराग्नि का अगर अग्निमाद्य हो गया, जो अपना जो समान वायु है वो अगर अग्नि को स्टिमुलेट ही नहीं कर रहा तो मेन जठराग्नि माध्य हो जाएगा। जठराग्नि माध्य होने से पूरा जो धातु का अग्नि है वो भी अग्निमाद्य हो जाएगा, और उसके वजह से पूरे गात्र के अंदर अतिशीतता आ सकती है, ऐसा अपन सोच सकते हैं। इसलिए मेनली अपन जठराग्नि को ही अग्नि को चिकित्सा करते हैं, उसके हिसाब से तुम समझ सकते हो कि अतिशीतता क्यों आ रही है गात्र के अंदर। तो फिर तुम अतिशीतता गात्र के अंदर आ रही है, तुम उसको लंघन उपचार से अतिशीतता चिकित्सा कर सकते हो। तो मेनली डाइजेस्टिव के ऊपर, समान वायु के ऊपर ही तुमको फोकस करना है। वन्य माध्य तो मेनली उन्होंने बोला कि अग्निमाद्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई पाचक वृत्त शांत हो गया उसकी वजह से हो रहा, समान वायु भी शांत हो सकता है, समान वायु कप से आवृत्त हो सकता है, ऐसा भी अपन सोच सकते हैं। चलो आगे बढ़ लो, 2 to 7। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन रहा तो फिर से पूछते जाओ, इसके ऊपर और कुछ विचार करें। हाँ पढ़ो। त्याः सर्वांगक्लम गात्र विक्षेप संघर्ष संताप संवेदना। पित्त से व्यान वायु के आवृत्त हो जाने पर संपूर्ण शरीर के अंगों में दाह तथा क्लम, शरीर के अंगों में विक्षेप, कंपन होना तथा संकोच होना, संताप, मानसिक दुख और पीड़ा होती है। ये इम्पोर्टेंट बोला उन्होंने। पित्त व्यान वायु कैसे पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है उसका, इसलिए बोल रहा है कि पूरे बॉडी के अंदर क्या बोल रहे हैं, सर्वांग दाह, ऐसा वो बोलेगा। सर्वांग अगर दाह है तो व्यान वायु के अंदर पित्त आवृत्त है, ऐसा तुम समझ सकते हो। अब ये व्यान वायु के क्षेत्र के अंदर अगर पित्त उष्णादि गुण के कारण धातुशय कर देगा तो पेशेंट को क्लम तो आ ही जाएगा। यानी क्लम के देखो कितने बड़े से तुम उसको कर सकते हैं। उदान वायु के अंदर भी उन्होंने बोला है, देखो उदान वायु के, हाँ पित्तावृत्त उदान है तो उसमें क्लम आ जाएगा, तो उसका क्लम अलग से, उसकी संप्राप्ति अलग होगी। उदान वायु का क्लम अलग, समान वायु का क्लम अलग, ऐसा तुम सोच सकते हो। और वो बोल रहा है गात्र विक्षेप संगच्छ,
यानी कि इतना धातुशय हो जाएगा कि अंग का गात्र का विक्षेप करना वो संग हो जाएगा, अच्छी तरह से वो कर नहीं पाएगा। और बोल रहा है संतापन वेदना, संताप गर्म लगेगा, मानसिक संताप भी होगा, और वित वेदना, वेदना भी बोल रहे हो, क्योंकि धातु का क्षय इतना है पित्त के रुक्षादि गुण से इतना कि भाई वेदना भी हो जाएगी। और व्यान वायु है तो वेदना तो करेगा, वायु है तो। आगे बढ़ लो, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक है नहीं कुछ, सीधे सीधे सिंपल उन्होंने स्थान बताए, दोष बताए, उसके लक्षण बताए, और चिकित्सा उन्होंने सामान्य बताए। भाई पित्त है, पित्त की चिकित्सा करो, कफ है, कफ की चिकित्सा करो। बस हम लक्षण बोलते जा रहे हैं। तुम्हें कैसा सोचना चाहिए कि भाई पित्तावृत्त उदान जो है उसका क्लम कैसा होगा, व्यानावृत्त पित्त है, सॉरी पित्तावृत्त व्यान है तो उसका क्लम कैसा होगा, और उस क्लम की चिकित्सा कैसे अलग अलग तुम कर सकते हो। चलो आगे बढ़ लो, कपावृत्त व्यान कुमरे। गुरुता सर्वत्र नाम सर्व संज्ञा अस्ति रुजा कप आवृत्ति लिंग गति संघर्ष तथा अधिक। ज्ञान वायु के कप से आवृत्त होने पर संपूर्ण शरीर में गुरुता, सभी अस्थियों की संधि में पीड़ा होने तथा शारीरिक गतियों में अधिक रूप से रुकावट होने, ये सभी लक्षण होते हैं। देखो कितना इम्पोर्टेंट बताया उन्होंने संधिगत बात में। सबसे बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये है, गुरुता सर्वगात्रा नाम सर्व संधि अस्थि रुजा। क्या बोल रहे हो, पूरे संधियों में अस्थियों में भाई पेन होगा। जब कफावृत्त व्यान होगा तब पूरे भाई उसके हाथ पैर भारी पड़ जाएंगे। पूरे आमवाद के लक्षण ये बता रहा है। व्याने कफावृत्ति लिंगम गति संग तथा अधिकम, गति का संग हो जाता है। गति यानी कि पेशेंट बोल रहा है कि मैं चल ही नहीं पा रहा, पूरे संधियाँ ऐसे जकड़ गई है मेरी। अब तुम फिर से वही सिद्धांत आ गया। अब ये कपावृत्त व्यान है, तुम उसको रोटी खिला रहे हो, गोदुम की रोटी खिला रहे हो, मधुर मधुर शीत खिला रहे हो, पेशेंट कैसा ठीक होगा। ऐसा उन्होंने बोला कपावृत्त व्यान में। यवा अन्न नहीं सबसे पहले बोला, अन्न का सबसे पहले उन्होंने, अगर वातव्याधि की चिकित्सा भी देखो अन्न का सबसे पहले बोला। अपनी चिकित्सा यहीं पर ही गलत हो जाती है कि तुम भाई ज्वर में लंघन करने का बोला है, खाओ ही कुछ मच, लंघन ही करना है तुमको, मूंगी डाल के पानी के ऊपर रहना है। तुम खाए जा रहे हो, रोटियां खा रहे जा रहे हो, तुम तंडुल का खिचड़ी बना के खा रहे हो, वो भी तो अनूप प्रदेश का ही है। अगर आप तो अंडुल बोलेगे, चावल बोलेगे, क्या है, में खाना ही उसे सबसे बेस्ट क्या है वही लघु, पर पानी के अंदर ही तो आ रहा है, कितना क्लेद होता है उसके अंदर। इसलिए भाई साहब तुम्हें लंघन ही करवाना है जब भी कब रहा तब। आहार का सबसे इंपॉर्टेंट इसे उन्होंने, तभी जाके मेडिसिन भी एक्ट होगी। आहार विहार औषध तीनों बोले हैं उन्होंने। इसलिए संधि अस्थि रुजा है, गति संग है, तो भाई तुम्हारा एक डायग्नोसिस कपावृत्त व्यान भी होना चाहिए, और उसकी चिकित्सा भी तुम्हें आनी चाहिए कपावृत्त व्यान की। कुछ नहीं, कफ का आवरण निकालने वाले लंघन आदि आहार दे दो तुम, वमन विरेचन भी दे सकते हो तो, पर व्यान है एसोसिएटेड तो भाई साहब उसको ध्यान में रख के चलो। फिर ऐसे तुम तेल दे सकते हो जो कि रुक्षण करोगे, जैसे विषकर्भ तेल दिया है अपन ने, कफ का भी नाश करेगा और व्यान वायु के ऊपर भी जीत हासिल करेगा। वैतरण बस्ती दी है, मधुर अम्ल लवन है, पर गोमूत्र डाल दिया है। यह वाला विषय हाँ भाई सब तुम कफ का नाश भी करोगे और वायु को भी कंट्रोल कर दोगे। अपना वाला विषय। चलो आखिर के 2 श्लोक पढ़ लो, अपान वायु को क्यों छोड़ना है। आदिद्र मूत्र वर्षत्वम तापश्च गुदमेड्रयो लिंग पित्तावृत अपाने रजस्य अति प्रवर्तन। यदि अपान वायु पित्त से आवृत्त हो जाती है तो रूढ़ी का मल मूत्र हल्दी के समान पित्त वर्ण का निकलता है। गुदा और मेड्र में ताप होता है। यदि स्त्री के शरीर में अपान वायु पित्त से आवृत्त हो जाती है तो उसे मासिक ऋतुस्राव अधिक परिणाम में होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है बार सबसे, देखो पित्तावृत्त बात में, और वो तुम जो उधर डायग्नोसिस करते हो योनि व्यापत के अंदर, तुम रक्त प्रदर जैसे तुम डायग्नोसिस करते रहते हो, तुम इधर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे डायग्नोसिस करते रहते हो, इधर कुछ मेटर के अंदर दाग हो रहा है उसका तुम अलग अलग डायग्नोसिस करते रहते हो, हरिद्र मूत्र वर्चस्व में अलग अलग डायग्नोसिस करते हो। रक्त प्रदर के अंदर कोई पेशेंट अगर ऐसा आ गया, इसका रक्त प्रदर, भाई साहब तूने रक्त प्रदर की पूरी चिकित्सा कर दी तब भी ठीक नहीं हो रहा है,
पर तुमने उसमें अभ्यंग नहीं करवाया अपान के क्षेत्र के अंदर, क्योंकि क्योंकि अपान तो अवृत्त होगा है भाई पित्त से, ये तो भाई वायुत है पर पित्त के अवृत्त है, तुम्हें वहाँ पर अभ्यंग जैसी चिकित्सा भी करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। इसलिए रज का अति प्रवर्तन हो रहा है वो भी कम हो जाता है अभ्यंग से, ऐसे केस मैंने देखी है फीमेल में। हाँ फीमेल में। इसलिए भाई साहब तुम्हें वात की भी चिकित्सा करनी है और साथ साथ में पित्त शामक से यष्टि मधु तेल से तुम्हें अभ्यंग करना चाहिए रजस्व अति प्रवर्तनम में। और ये भी बोल रहे हैं हरिद्र मूत्र वर्चस्व तापच्च गुदमेट्र में अगर ताप है तुम पित्त और अपान वायु की शामक चिकित्सा करनी चाहिए, पित्त की चिकित्सा मेनली करनी चाहिए तुमको। गुदा और मेड्र में भी ताप बोला है उन्होंने। रक्त प्रदर का ये डायग्नोसिस डीडी बना के रखना रजस अति प्रवर्तनम करके। चलो आगे पढ़ लो 230। भिन्न आमश्लेष्म संस्कृत गुरुवर्च प्रवर्तनम श्लेष्मणा संवृत्ते स्थाने कपमेहस्य आगम। यदि अपान वायु कप से आवृत्त हो जाती है तो रोगी को बिना बंधा हुआ आम एवं कप से युक्त भारी मल निकलता है तथा वह कपजन्य से ग्रस्त हो जाती है। बताओ फिर ये लक्षण और कहाँ पर मिलता है बच्चों? भिन्न श्लेष्म आम संसृष्टम गुरुवर्च प्रवर्तनम। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरी संहिता में आवृत्तवाद पूरी संहिता में इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये सेम टू सेम लक्षण सेम टू सेम श्लोक कहाँ पर दिया है कुमरे? निकालो ग्रहणी चिकित्सा अध्याय 15वां अध्याय 17वां श्लोक 70 श्लोक। पीजी के एग्जाम में भी ऐसा ही पूछते हैं। भिन्न श्लेष्मा संसृष्ट गुरुवर्च प्रवर्तनम, ये लक्षण किसका है? कफावृत्तापान का है या कपज ग्रहणी का है? बोल दिया ना। तो तुम बोलते हो कि भाई दोनों को एक नील भाई और लेना। भिन्न 12 ये कफावृत्तापान का है, जबकि ये कपज ग्रहणी का भी ठीक है, लक्षण दोनों बोल है। दिया ना। पढ़ो 70 नंबर का श्लोक कुमरे। बोल दिया, ठीक है, और थैंक यू। भिन्न आमश्लेष्म संस्पृष्ट गुरुवर्च प्रवर्तनम अकुश्यस्त अपि दौर्बल्यम कपात कपात्मति। देखा सेम टू सेम है कि नहीं दोनों लाइन? ये कैसे याद रह जाता है मुझे बता। ये रह जाता याद, जब पढ़ोगे तब याद रह जाएगा। पक्का चलो क्या बोल रहे फिर? ये सेम टू सेम लक्षण है। कपज ग्रहणी क्या है फिर कुमरे? यही है, सेम टू सेम। और कपज ग्रहणी क्या है फिर? कपावृत अपान बस कफावृत तापान है भाई साहब। और क्या बोल रहे हैं? शेषमना संवृत्ते कपमेयस्य च आगमनम। प्रमेय क्या है फिर कुमरे? प्रमेह क्या है? कपावृत अपान। कफावृत्त अपान है भाई साहब, खत्म बात। लिख लो वहां पर प्रमेय और ग्रहणी, तुम्हारे सॉल्व हो गए प्रॉब्लम। एक मिनट मुझे बताना। रक्त प्रदर भी तुम्हारा सॉल्व हो गया। बताऊंगा। इसलिए भाई साहब तुम्हें आमाशय की चिकित्सा करनी चाहिए। ग्रहणी क्या है? कफावृत्त अपान और प्रमेय भी कफावृत्त अपान ही है। हर एक पेशेंट को ये हिस्ट्री पूछा करो कभी, दीर्घकाल प्रवाहिका अली थी कि ऐसा भिन्न आम श्लेष्म संसृष्ट ऐसा गुरुवर्च का प्रवर्तन होता था क्या? ऐसा पेशेंट बोलेगा कि भाई मेरे लैट्रिन को बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती थी, ऐसे भिन्न भिन्न ऐसे लैट्रिन आती थी, कप से आवृत्त हुए ऐसे स्निग्ध मल निकलता था, ऐसा पानी डालता था तो जल्दी से निकलता नहीं था मल, ऐसा गुरुवर्च प्रवर्तनम। अगर ऐसा है तो वही समझ लो कफावृत्तापान है। और मैं भी पेशेंट एक तो ग्रहणी में लैंड करेगा या प्रमेय में लैंड और करेगा। तीसरा को बताया तुमने। और ये 100% भाई साहब तुम नहीं, एक चीज और बताया, एक तीसरा बताया। क्या होता? एक ग्रहणी बताया, प्रमेय बताया। बस ग्रहणी प्रमेय बोल दो। कब अभी दोस्तों कब अपान। हाँ बोलो कुमरे। हेलो हाँ डॉक्टर। हाँ समझ गए फिर हाँ डॉक्टर। कि भाई आवृत्तवाद पूरे संहिता में वर्णन किया हुआ है। बस उन्होंने आखिर में एक बार फिर से तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो, फिर से अगर कोई आवृत्त संकल्पना हो तुम्हें वो समझने के लिए। और क्या बोल रहा है? 231 का भी खत्म कर लो।
लक्षणात्मकं पित्तस्य च कफस्य च उपलक्ष्य भिषक् विद्वान् मिश्रम् आवरणं वदेत्। यदि पढ़ो। पित्त तथा कफ के मिलित लक्षणों को देखकर विद्वान चिकित्सक को दोषी से मिलित आवरणों को कहे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है समान आवृत्त कफपित्त, अपान आवृत्त कफपित्त, ठीक है, अपान आवृत्त कफपित्त, उदान आवृत्त कफपित्त, ऐसे भी लक्षण मिल सकते हैं बच्चों, ठीक है। यानी कोई पेशेंट, एक फीमेली पेशेंट सोच लो कि भाई फीमेल पेशेंट आले बोल रही कि अज का अति प्रवर्तन हो रहा है कि नहीं, अज का अति प्रवर्तन हो रहा है, उसके साथ साथ में उसको भिन्न श्लेष्मा आम संसृष्ट गुरुवर्च प्रवर्तन में ऐसा भी है। भाई साहब दोनों हिस्ट्री लिया करो, रज के अति प्रवर्तन के साथ भाई साहब अपान अपान पित्त जो है, अपान वायु का कफ और पित्त दोनों ने आवरण किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन हो सकती है। इसलिए ऐसा पकड़ के और एक ऐसा पेशेंट आ सकता है कि व्यान वायु के लक्षण तुम्हें आ सकता है, सर्वास्थि संधियों में रुजा है पेशेंट को, और पेशेंट बोल रहा है सर्वांग में दाह भी है, तो भाई सब व्यान आवृत्त पित्त कफ हो सकता है। व्यान को आवृत्त पित्त और कफ दोनों ने कर दिया। ऐसे मिश्र लक्षण को तुम देख सकते हो। आखिर क्या पढ़ लो 232 नंबर का श्लोक। यद्यस्य वायुर्निर्दिष्टं तान तत्र इतरो स्थिते दोषो बहुविधान व्याधीन दर्शयताम यथा निजान। जिस वायु को जो स्थान कहा गया है उस स्थान में यदि दूसरे कफ और पित्त दोष आश्रित हो जाते हैं तो जिस प्रकार के दोष अपने अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हीं दोषों के अनुसार वे अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। बस वो बोल रहे भाई साहब तुम स्थान देखो, स्थान के अंदर वात है, पित्त है या कफ है क्या नहीं, जो भी प्रधान दोष तुमको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली तुम चिकित्सा करो, बस बात खत्म, और ज़्यादा कोई सोचने की बात नहीं। अब इसमें किसी कोई डाउट है क्या? सब कोई डाउट है? सबको